स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और कहानी को जल्दी से शुरू करते हैं। और आज की जो कहानी है एक भूतिया हॉस्टल की है। थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा। बेसिकली ये जो है गर्ल हॉस्टल है। और आमतौर पे अगर माना जाए हॉस्टल तो भूतिया था, लेकिन जो हरकतें थी लड़कियों की, उन्होंने इस चीज को ज्यादा प्रोत्साहित किया और उसकी वजह से ही जो सब कुछ झेलना पड़ा इस लड़की को। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जैसा कि मैंने कहा कि जो एंटिटीज होती हैं वो आमतौर पर एक तो होती है वो जो स्पेस कवर करती है, यानी कि कोई पर्टिकुलर कमरा है, पर्टिकुलर घर है, जब तक उनको परेशान ना किया जाए तब तक वो कुछ कहती नहीं है। और एक जो होती है वो ओपन, किसी जैसे रास्ते में भटक रही है, वो हो सकता है कि किसी को परेशान करे, हो सकता है क्या आमतौर पे करती हैं जिनका ऑरा वीक होता है। आज की कहानी जो है वो बेसिकली छेड़छाड़ से संबंधित है। छेड़छाड़ किसी इंसान से नहीं, छेड़छाड़ हुई थी किसी प्रेत से, और उसका जो खामियाजा है कैसे भुगता, उसी की कहानी है। जल्दी से शुरू करते हैं। लेकिन मैं कहानी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आमतौर पे क्या होता है कि आप कहानी सुनते हो और भाग जाते हो। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपको कहानी पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। और जो रंजना है वो बेसिकली गांव में पली बड़ी काफी ब्राइट स्टूडेंट थी। और माता पिता को था कि जो इसकी पढ़ाई के लिए, इसको हायर एजुकेशन के लिए हम शहर में भेजेंगे। अब जैसे मैंने गांव का जिक्र किया, तो गांव में क्या होता है कि आमतौर पे जो गांव का रहन रिवाज होता है, रहना सहना होता है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है बनिस्बत शहरों के। आजकल के गांव जो मेन स्ट्रीम में होते हैं, मतलब मेन रोड से जुड़े होते हैं, उनमें तो कुछ हद तक सुविधाएं हैं, लेकिन जो अंदरूनी गांव होते हैं वहां पर काफी अभाव होता है सुविधाओं का। तो उस हिसाब से फिर उनका जो रहना सहना कठिन होता है। तो फिर जो डर नाम की चीज होती है ना, वो थोड़ी सी कम पाई जाती है, वो चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो। तो जो रंजना है उसमें भी ये चीज थी, और उसका जो डर का लेवल था वो बाकियों के मुकाबले काफी कम था। कैसे था वो आगे जाके पता लगेगा, और उसका ये खामियाजा उसको क्या भुगतना पड़ा वो भी आपको आगे स्टोरी में पता लगेगा। अब रंजना जो है वो कॉलेज ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उसको एडमिशन कहीं मिल नहीं रही थी। क्योंकि बेसिकली जब ग्रेजुएशन का था ये, यानी कि प्लस टू कंप्लीट हो चुकी थी, और आमतौर पे सारे जो कॉलेज वो प्रेफरेंस जो होते हैं वो कड़वी सच्चाई है, लेकिन जो शहर के स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूलों वालों को तो कम ही प्रेफरेंस मिलते हैं। लेकिन उसको एक कॉलेज में एडमिशन मिल गई, और इस कॉलेज की जो हिस्ट्री थी कुछ ज्यादा अच्छी थी नहीं। कॉलेज था जो 7 साल के बाद खुला था, यानी कि 7 साल से वो कॉलेज बंद था, और 7 साल के बाद कॉलेज में नया सेमेस्टर शुरू होने जा रहा था। अब नया सेमेस्टर शुरू होने जा रहा था 7 साल के बाद, ये भी एक मिस्ट्री है जो कि आगे जाके खुलेगी। कोई लीगल केस चल रहा था कॉलेज पे, और उसका जो डिसीजन आ चुका था। और अब 7 साल बंद रहने के बाद नई एडमिशन शुरू हुई, और रंजना को वहां पर एडमिशन मिल गई। जो गांव था वो शहर से दूर था। ट्रैवल जो करके जाती तो रंजना को 3 घंटे आने में और 3 घंटे तो जाने में लग जाते, नहीं कि 6 घंटे का तो सफर भी हो जाता, और वो भी ऊपर से गांव में जाना तो किसी परेशानी से कम नहीं था। तो जो माता पिता थे उन्होंने फिर जो खर्चे को करके, जो अपने हिसाब से अपना हाथ वगैरह जो टाइट करके ये डिसाइड किया कि जो रंजना है वो पढ़ेगी हॉस्टल में ही वो रहेगी। और अभी जैसे मैंने कहा कि कॉलेज जो है नया नया दोबारा से रीओपन हुआ था, और जो हॉस्टल था वो भी 7 साल से बंद ही पड़े होंगे। हॉस्टल था जो उसकी 4 मंजिलें थी, और हॉस्टल अब भरना शुरू हुआ, लेकिन काफी ज्यादा जो एडमिशन होने के बावजूद भी हॉस्टल जो है वो पूरी तरह से भरा नहीं था, और एक रूम में 2 जानों की जो थी जगह थी। अब रंजना को एक नई सहेली मिली, स्वाति। स्वाति बेसिकली शहर से थी, और जो उसका सेंसेस थी वो थोड़ी सी ज्यादा कमजोर थी, मतलब डर वगैरह लगना ये वो। लेकिन जो रंजना थी वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग थी। तो कॉम्बिनेशन ऐसा हुआ कि ठीक है, अभी अब मस्ती वगैरह चलती थी कॉलेज में, और रंजना जो है वो बैक कर लेती। हालांकि जो कॉलेज था वो गर्ल्स कॉलेज था, और रैगिंग का तो कोई चांस ही नहीं था। उसका कारण ये है कि अभी तो 7 साल बाद कॉलेज खुला था, और फर्स्ट सेमेस्टर में क्या ही रैगिंग करेंगे स्टूडेंट एक दूसरे की सेम लेवल पे। जो हॉस्टल था वो, जैसे कि मैंने कहा कि 4 फ्लोर थे हॉस्टल के, और हर फ्लोर पे जो थे 10-10 कमरे थे। अब इनकी जो नंबर था वो 4th फ्लोर पे था, और नंबर इनको मिला था 9 नंबर। सारा हॉस्टल तो ये घूम चुकी थी शुरू में ही, और सारे हॉस्टल के जो कमरे थे वो नॉर्मल थे, लेकिन एक कमरा था जो थोड़ा सा इनके मुताबिक अब नॉर्मल था। अब नॉर्मल कैसे कि
इनका नंबर था 9 नंबर, और यानी 9D नंबर था, क्योंकि 4th फ्लोर में था ABCD। इनके पास वाले कमरे में ही नंबर था 10D। बाकी जो कमरे खुले हुए थे वो तो ठीक थे, जो बंद थे उन पर ताला लगा हुआ था ये, लेकिन इस कमरे पर जो बाहर एक मौली बंधी हुई थी। कुछ दिन गुजरे और अब जो है वो थोड़ी बहुत अफवाहें फैलनी शुरू हो गई कि 10 नंबर कमरे में 10D में जो है वो कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन रंजना और स्वाति को इस चीज का विश्वास नहीं था। कारण ये था कि उसके बिल्कुल बगल के कमरे में ही तो ये रहती थी। अब ऐसा नहीं है कि भाई सारे हॉस्टल को जो एक रूम से पर्टिकुलर आवाजें सुनाई दे रही हैं, और लेकिन सिर्फ एक जो उनके बिल्कुल बगल वाला कमरा है वहां पर तो कोई आवाज ही सुनाई नहीं दे रही। एक रात इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम उस कमरे के पास जाएंगे, कान लगा के सुनेंगे कि भाई कौन सी आवाजें सुनाई देती है, कमरा तो बंद है। रंजना डरती नहीं थी बिल्कुल भी, स्वाति थोड़ा थोड़ा डरती थी और वो कहती थी रहने दे यार, ऐसे ही कल को कोई दिक्कत वाली बात होगी तो। वो कहती है कि देख, हमारे पास वाले कमरे में ही कुछ हो रहा हो, हमें पता ना हो, ये अफवाहें हैं, हो सकता है हमें बुली कर रही हो लड़कियां, रैगिंग लेने की कोशिश कर रही हो सेम लेवल की ही, और हमें डराने की कोशिश कर रही हो ताकि हम रात को चीखे मारकर इधर उधर भागती फिरें और बाद में ये वीडियो बना ले फिर हम पर हंसें। तो थोड़ी सी दिलेरी तो दिखानी ही पड़ेगी, और ये दिलेरी दिखाने के लिए अगले दिन जो है वो रात को उस कमरे के पास जाती है। थोड़ी देर तक जो है वो इधर उधर घूमती हैं, फिर कमरे के पास कान लगा के देखती हैं, सुनने की कोशिश करती हैं, वीडियो भी बनाती हैं कि भाई कोई भी आवाज नहीं आ रही। जब इनको तसल्ली हो जाती है कि कोई भी किसी तरीके की आवाज नहीं आती है, काफी खुश होती हैं, और अगले दिन जो है वो सारे कॉलेज में जो है हल्ला मचा देती हैं कि देखो हमने तो वीडियो भी बनाई है, किसी तरीके की कोई आवाज नहीं है, सब कुछ अफवाह है। जो लड़कियां होती हैं कुछ मानती हैं कुछ नहीं मानती, जो मानती हैं उनको फिर अगले दिन कुछ आवाजें सुनाई देने लग पड़ती हैं, जो डर डर के इधर उधर जाती हैं। अब इनको पता कैसे लगता था कि उस रूम से ही आ रही हैं? जब उनको आवाजें रोने की आती थी तो जब वो बाहर निकल के ग्रुप बना के देखती थी तो उनको जो आवाजें आती थी इस रूम के आसपास से आती थी। अब रंजना और स्वाति तो रोएंगी नहीं, तो सिर्फ एक रूम बचता था जहां से आवाजें आती थी। सिलसिला चलता जा रहा था। रंजना और स्वाति जो है उनको इस चीज की परेशानी ज्यादा थी कि आवाज आ क्यों नहीं रही, क्योंकि अगर आवाज आ रही है तो उनको क्यों नहीं सुनाई दे रही जो सबसे पहले उनको सुनाई देनी चाहिए थी। शायद ओरा स्ट्रोंग था रंजना का, या फिर रंजना की वजह से स्वाति का भी स्ट्रोंग था, या क्या बात थी ये तो पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं यही चीज इन पर भारी पड़ गई, क्योंकि बाकी सभी तो डर के मारे उस कमरे के आसपास फटकती नहीं थी, और ये जो उस कमरे की नेबर तो थी ही, साथ के साथ ही इनको ये चीज का चुल था कि भाई आवाज आ क्यों नहीं रही, हमें आवाज आए तो हम माने। आमतौर पर तो ऐसी चीजों को लोग अवॉइड करना ही पसंद करते हैं, लेकिन इनकी कुछ ख्वाहिश अलग थी। ख्वाहिश जो है इनकी कुछ जल्दी ही पूरी होने वाली थी, क्योंकि अब जो है इनका कदम बढ़ने वाला था। क्या कदम बढ़ने वाला था? एक रात इन्होंने डिसाइड किया रंजना ने कि मैं उस कमरे को खोलूंगी, उस कमरे के अंदर जाऊंगी, वहां देखूंगी क्या है, मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगी, और अगले दिन सबको बताऊंगी कि देखो मैं इस रूम में गई हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है, अगर किसी को कोई वहम गुमा है तो हमारे साथ चल सकता है। स्वाति जो अब तक इसका साथ दे रही थी उस चीज पर उसको डिसएग्रीमेंट हो गया। वो कहती है कि मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि अगर कुछ नहीं है फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो? रंजना कहती है तो देखी जाएगी। स्वाति कहती है कि देखने लायक कुछ बचेगा तो तब ना, अगर कुछ हरकत ऐसी हुई, पैरानॉर्मल ऐसी चीज हुई तो फिर? तो रंजना कहती है कि मैं गांव से हूँ, हमारे गांव में हल्की फुल्की ऐसी चीजें होती रहती है, खेतों में, झाड़ियों में, बियाबानों में, हमें इन चीजों से डर नहीं लगता, मैं संभाल लूंगी। स्वाति इस चीज के लिए मानती नहीं है, लेकिन आखिर में ये एग्रीमेंट बनता है कि स्वाति जो है वो बाहर खड़ी होकर पहरा देगी ताकि कोई वार्डन वगैरह ना आ जाए, कोई सिक्योरिटी वाले ना आ जाए, और स्वाति जो है, जो रंजना है, वो रूम के अंदर जाएगी, वहां वीडियो बनाएगी। अब दोनों में डील हो जाती है। रात के 12-1 बजते हैं। स्वाति और रंजना अपने कमरे से निकलती है।
रंजना उस रूम के पास जाती है और उस जो मौली को है वो मोबाइल के साथ में रिकॉर्डिंग करना शुरू करती है और उस जो मौली को खोलना शुरू कर देती है। और साथ में वो कुछ हद तक मजाक भी उड़ा रही थी कि आज पता लगेगा कि अंदर कौन रो रहा है। स्वाति जो है वो कॉरिडोर के एंड में इधर उधर देख रही थी कि कोई आ ना जाए, और अगर आएगा तो उन्होंने एक कोड वर्ड रखा था, इशारा रखा था जिससे पता लग जाएगा और रंजना जल्दी से बाहर अपने रूम में आ जाएगी और स्वाति बहाना बना देगी कि मैं तो टहल रही थी। रंजना रूम के अंदर जाने के लिए दरवाजा ओपन करती है। अब जब दरवाजा ओपन करती है तो रंजना को अपनी लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा महसूस होता है जो कभी उसको महसूस हुआ नहीं। उसको बड़ा भारीपन सा महसूस होता है, जैसे कोई हवा, भारी सी हवा जो है रूम खुलने के साथ ही उस पर हावी हुई है। लेकिन वो सोचती है कि काफी देर से बंद पड़ा लगता है रूम, गुम्मा होगा, हुमस होगी, उसकी वजह से जो गंदी हवा है वो बाहर निकली है, और उस चीज को वो दरवाजा खोलती है और अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है वैसे ही जो दरवाजा है वो अपने आप बंद हो जाता है। दरवाजा दरवाजा जो है वो स्प्रिंग वाला दरवाजा नहीं था, यानी कि अपने आप जो बंद हो जाए, लेकिन फिर रंजना अपने आप को समझाती है कि हो सकता है कि हवा वगैरह की वजह से दरवाजा जो है वो अपने आप बंद हो गया हो। अंदर जो है वो अंधेरा ही अंधेरा होता है। जब मोबाइल की टॉर्च इधर उधर करती है रंजना, उसको एक बड़ी ही अजीब सी चीज दिखाई देती है जिसको देखकर 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाती है, और उसको थोड़ा थोड़ा आभास होना शुरू होता है कि ये रूम बंद क्यों था। क्योंकि उस रूम की एक दीवार में लिखा था कि अब और नहीं सह सकती। काफी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि अब और नहीं सह सकती। स्वाति जो है वो बाहर खड़ी इधर उधर देख रही थी और इंतजार कर रही थी कि रंजना जो है जल्दी से वो वीडियो बनाकर वापस आ जाए, लेकिन उतने में एक चीख सुनाई देती है काफी ज्यादा तेज, और वो देखती है कि रंजना लड़खड़ाती, गिरती पड़ती उस कमरे से बाहर निकल रही है, दरवाजा जल्दी से बंद कर रही है और मौली से उसको लपेट रही है और जल्दी से अपने रूम में भाग गई। अब ये देख के जो स्वाति है वो भी जल्दी से भागती है कॉरिडोर से और अपने रूम में जल्दी से बंद करके रूम में अंदर से बंद कर देती है दरवाजा, और लाइट्स वगैरह बंद कर देती है ताकि किसी को ये पता ना लगे कि हम थे। अब चीख इतनी ऊंची थी कि जो बाकी के जो फ्लोर है उनकी लड़कियां भी, वार्डन तक भी जो है जल्दी से भागते आते हैं, और थोड़ी ही देर में उनके कमरे के बाहर जो है वो हलचल होनी दिखाई दे देती है, हलचल होनी सुनाई दे देती है। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे होटल में, हॉस्टल में चीख सुनाई दे और सारे आ जाइए आए ना। अब इनको भी दिखाने के लिए कि हमें भी कुछ नहीं पता, ये भी जल्दी से दरवाजा खोलती हैं और देखती हैं इधर उधर क्या हुआ क्या हुआ। तो सारी लड़कियां कहती हैं कि चीख की बात सुनी हमने, काफी ऊंची चीख की बात सुनी, और स्वाति सिर्फ बाहर निकलती है, रंजना बाहर नहीं निकलती, और स्वाति कहती है नहीं मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी, हम तो सो रही थी। इतने में किसी का ध्यान इतना जाता नहीं कि रंजना जो है वो क्यों नहीं बाहर आई, और सारे इधर उधर देखते हैं और फुसफुसाने लगते हैं कि पहले तो रोने की आवाज आती थी, अब तो चीख की आवाज भी आनी शुरू होगी। तो वार्डन जो है जल्दी से उनको अनसेटल करती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पता नहीं क्या होगा, तुम जल्दी से जाओ, कोई किसी लड़की ने चूहा देख लिया होगा, कॉकरोच देख के चीख मार ली होगी, जल्दी से जाओ जल्दी से जाओ। और वार्डन जो है जल्दी से सबको अनसेटल करके स्वाति को पूछती है कि रंजना कहाँ पे है। स्वाति कहती है कि रंजना की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो सो रही है, और दरवाजा हल्का सा खोलती है, दरवाजे की बत्ती बंद होती है तो उसको जो रंजना लेटी हुई दिखाई देती है। असल में रंजना लेटी तो थी लेकिन वो थर थर कांप रही थी, जिसको वार्डन ने नोटिस नहीं किया। क्या ऐसा देख लिया था रंजना ने रूम में जिससे उसकी इतनी ऊंची चीख निकल गई और वो अब तक सेटल नहीं हो पाई थी और वो कांपे जा रही थी। खैर वार्डन ने सबको जब जाने के लिए कहा और खुद भी वार्डन ने कहा कि अब दरवाजा अंदर से बंद कर लो, और वो भी चलेगी। 5-10 मिनट बाद स्वाति ने रंजना को हिलाया और देखा रंजना बुखार से जो है तपतपा रही थी, उसको फीवर काफी हाई हुआ था, शरीर उसका कांप रहा था, और वो जल्दी से पहले उसको मेडिसिन देती है, फर्स्ट एड देती है। फर्स्ट एड इन द सेंस मेडिसिन के रूप में, क्योंकि चोट तो लगी नहीं थी, सिर्फ उसको बुखार लग रहा था।
बात अभी वो उससे कोई करती नहीं है, क्योंकि अगर वो उससे कोई बात करे तो फिर हो सकता है कि उसको भी हो कि ये सही तरह बताने की कोई हालत में हो ना। दिन होता है, दिन होने के बाद फिर वार्डन को बताया जाता है कि रंजना को फीवर है, उसको फिर हॉस्पिटलाइज करने तक की नौबत आ जाती है। एक दो दिन जो रंजना है वो हॉस्पिटल में रहती है और उसके बाद वो डिस्चार्ज होती है। तब तक स्वाति उससे कोई किसी तरीके की बात करती नहीं है कि क्या हुआ था। अब जब डिस्चार्ज होके रंजना घर वापस, या हॉस्टल कह सकते हैं, वापस आती है, तो फिर स्वाति उससे पूछती है कि बहन हुआ क्या था। वो कहती है कि शायद मैंने इस कमरे में जाके गलती कर दी और शायद मैंने किसी को नाराज कर दिया। वो कहती है कि जब मैं इस रूम में एंटर हुई मोली खोलने के बाद, तो मुझे भारीपन तो महसूस हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि ह्यूमस वगैरह होगी, और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे अंदर जाते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने इस चीज को भी इग्नोर किया। जब मैंने मोबाइल की टॉर्च से जो है वो इधर उधर देखना शुरू किया, तो मुझे एक चीज दिखाई दी जो दीवार पर लगी थी। जैसा मैंने कहा कि अब और नहीं सहा जाता, या अब और नहीं सह सकती। अब ये मैं देख रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं ये चीज क्या है, तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास कोई मंडरा रहा है और वो रो रहा है, हल्का 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 रोने की आवाज आ रही है। लेकिन हद तो तब होगी जब किसी ने मेरी बाजू पकड़ ली। जैसे ही मेरी बाजू पकड़ी और मेरी चीख निकल गई और मैं जल्दी से भागती हुई आई, वो बाजू छूट चुकी थी। और उसके बाद ये 2 दिन मेरे हाल जो है वो तुम्हारे सामने ही है। स्वाति, उस कमरे में कुछ ना कुछ तो है ही। मैं नहीं मानती थी, तुम नहीं मानती थी, रोने की आवाजें हमें सुनाई नहीं देती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन बाकियों को तो सिर्फ चीजें सुनाई देती थी। मुझे महसूस भी हुई है। अब जब ये बात हुई तो फिर रंजना और स्वाति ने डिसाइड किया कि हम इस चीज में पढ़ेंगे नहीं और अपने काम से मतलब रखेंगे। लेकिन जिस चीज को इन्होंने छेड़ा था, अब उसको अपने काम से मतलब रह नहीं गया था। अब उसको रंजना से कुछ मतलब तो था। क्या था? कुछ दिन बाद जो है इनके एग्जाम्स आने शुरू हो जाते हैं। ये अपने एग्जाम्स की टेंशन में भूल भाल जाती हैं कि इतना कुछ हुआ था। मतलब प्रॉपरली तो नहीं भूल सकते, लेकिन कुछ समय के लिए जब हमें बड़ी टेंशन होती है तो हम इन चीजों को भूल जाते हैं, यानी कि थोड़ी सी उससे छोटी टेंशन को तो भूल ही जाते हैं। अब एक रात की बात है कि जो रंजना है वो अपने कंसंट्रेट कर नहीं पा रही थी अपने स्टडी में। तो जैसा कि मैंने कहा कि एग्जाम्स के दिन चल रहे, तो एग्जाम के दिनों में जो लाइब्रेरी है वो रात को भी खुली रहती थी। ओवरनाइट जो है लाइब्रेरी खुली रहती थी, ताकि किसी स्टूडेंट को आगे अगर पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। तो रंजना कहती है कि मुझसे यहाँ पर पढ़ा नहीं जा रहा, और स्वाति कहती है कि तू ऐसा कर, लाइब्रेरी में जाके पढ़ ले, मैं यहाँ पे पढ़ लेती हूँ। तो रंजना ने कहा कि हाँ ये ठीक होगा, और वो लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ती है। जब लाइब्रेरी के अंदर बैठती है तो वहां पर देखती है कि कोई है नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वो लाइब्रेरियन होती है वही थी। बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड था। अब जब किताब पढ़ना शुरू करती है रंजना, नीचे की तरफ ध्यान होता है, थोड़ी देर बाद देखती है तो उसको एक लड़की दिखाई देती है। अब उसको लगता है कि हो सकता है कोई और पढ़ने आया हो, लेकिन वो पढ़ नहीं रही थी। वो रंजना को घूर के देखे जा रही। अब रंजना को बड़ा अजीब महसूस होता है कि ये मुझे क्यों घूर के देख रही है, और इसको मैंने कभी कॉलेज में देखा तो नहीं है। खैर, उसको लगता है कि अपने काम से काम जो है मतलब रखा जाए। पहले भी टांग अड़ा के बड़ा दिक्कत हुई है। कुछ देर बाद जब रंजना ऊपर देखती है तो वो लड़की होती नहीं है। रंजना को लगता है कि शायद चली गई होगी। लेकिन अब जब थोड़ी देर और पड़ती है तो उसको फिर से वो भारीपन महसूस होने लगता है, जब उसको कमरा खोलने के टाइम पर हुआ था। थोड़ा ही समय बीतता है तो रंजना को फिर वही रोने की आवाजें आने लग पड़ती हैं। जैसे ही रंजना को रोने की आवाजें आने लग पड़ती हैं तो फिर उसका मंजर जो है उसके सामने आ जाता है कि मैं अब और नहीं सह सकती, और साथ के साथ ही वो बाजू का पकड़ना। रंजना अब उठ के जाने के लिए सोचती है कि मैं अब यहाँ से निकलती हूँ। लेकिन जो लाइब्रेरी से हॉस्टल का रास्ता था वो थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा था, तो रंजना सोचती है कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी, डर तो उसको लग रहा था।
फिर वो सोचती है कि वो गार्ड अंकल को कहेगी कि प्लीज उसे वहां तक छोड़ा है। अब इस टाइम में तो लाइब्रेरी में कोई होगा नहीं, तो जो सिक्योरिटी है वो तो किसकी करेंगे। ये सोचने सोचते ही वो अब उठती है, और उठने के सार ही वो चलने के लिए तैयार होती है, लेकिन वो अकेली नहीं चल रही थी। उसके साथ साथ कोई ना कोई चल रहा था, जो उसको महसूस हो रहा था लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा था। लाइब्रेरी से एग्जिट की ओर चल रही है और उसको लग रहा है कि उसके साथ साथ कोई चल रहा है, और अचानक से फिर वही रोने की आवाजें सुनाई देने लग पड़ती हैं। रंजना से अब रहा नहीं जाता और वो थोड़ी तेज तेज चलने लगती है, और जैसे ही वो लाइब्रेरी के बाहर आने की कोशिश करती है, और लाइब्रेरी थोड़ी सी ऊंचाई पर थी और कुछ सीढ़ियां थी, कुछ 5 या 6 स्टेप थे जो जमीन थी आगे। अचानक से रंजना को यह महसूस होता है कि उसके पैरों को किसी ने पकड़ के पीछे की ओर खींच दिया है, और रंजना सीधा मुंह के बल नीचे गिरती है। रंजना का जो है वो माथा फट जाता है। सिक्योरिटी गार्ड फटाफट आते हैं, वो देखते हैं कि क्या हुआ, और वो उसको कहते हैं कि बेटी क्या हुआ, तो खुद ब खुद गिर गई। तो रंजना कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी ने घेरा, मुझे किसी ने घेरा है। अभी वो इतनी हालत में थी नहीं कि बहसबाजी हो, जल्दी से उसको फर्स्ट एड दी जाती है, और किस्मत से जो घाव इतना गहरा नहीं था, बेरेबल था, ताकि वो मतलब अपने एग्जाम्स वगैरह दे सकती थी, हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन रंजना इस चीज से काफी ज्यादा डर जाती है। स्वाति भी आती है, उसको भी बुलाया जाता है, वो टेक केयर करती है, जैसे तैसे करके अगले दिन एग्जाम दिया जाता है, और रंजना वो है लाइब्रेरी में वापस आती है, और वो कहती है कि वो रात का सीसीटीवी कैमरा देखना चाहती है, क्योंकि उसको यकीन था कि वो गिरी नहीं है ठोकर खा के, या उसका पैर नहीं मुड़ा, उसको किसी ने घेरा है। अब उसकी रिक्वेस्ट पर जब सीसीटीवी कैमरा देखा जाता है, तो वहां पर साफ नजर आ रहा होता है कि उसके पैर एकदम से पीछे हुए हैं और वो गिर गई है। हालांकि कोई इस पर विश्वास करता नहीं है, लेकिन रंजना को इस चीज पर पूरा विश्वास था कि ये वही लड़की है जिसने मुझे घेरा है। हरकतें जो है वो इस सब लेवल तक आ चुकी थी कि रंजना को चोट भी पहुंच चुकी थी। आखिरी एग्जाम था, आखिरी एग्जाम हुआ। रंजना खुश थी, स्वाति खुश थी। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने घर पे जाना था कुछ दिन रहने के लिए, और अब उसको यहाँ पर इतना अच्छा फील हो नहीं रहा था। अगले दिन इन्होंने अपने घर के लिए निकलना था, और रात को रंजना और स्वाति सो रही थी, और अचानक से रंजना को ऐसे लगता है कि उसकी छाती पर कुछ भारापन महसूस हो रहा है। आमतौर पर तो यह स्लीप पैरालिसिस की निशानी होती है, लेकिन यहाँ पर रंजना को ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि जब अचानक से जब उसकी आंख खुलती है, तो वो देखती है कि एक लड़की, जो वही लड़की थी जिसको उसने लाइब्रेरी में देखा था, वो उसके ऊपर बैठी है और उसका गला दबा रही है। लड़की की शक्ल जो है वो बड़ी अजीब थी। कैसी थी कि आंखें उसकी ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी और जुबान उसकी बाहर निकली थी। ये देख के तो रंजना की चीख निकल जाती, लेकिन चीख निकलती कैसे, क्योंकि उसका गला तो दबाया जा रहा था उस लड़की के द्वारा। रंजना अब चौक हो चुकी थी, यानी कि उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी और वो फड़फड़ा रही थी। धीरे 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 वो जैसे जितनी कोशिश करके वो हिल रही थी, ताकि एटलीस्ट स्वाति को जो है वो जाग खुल जाए। स्वाति भी सारे दिन की थकी हुई थी, एग्जाम दिया था और टेंशन भी थी, लेकिन कहीं से जिसे कहते हैं कि अच्छी किस्मत की, जो साइड पे गिलास पड़ा था वो गिरा। स्वाति की अचानक से जाग खुली, और जो रंजना को उसने देखा, रंजना आंखें उसकी खुली थी, स्वाति की तरफ वो देख रही थी और वो फड़फड़ाई जा रही थी। अब स्वाति एकदम से हिलती है, वो कहती है कि क्या हुआ रंजना, तो अचानक से रंजना एकदम ठीक हो जाती है। ठीक होने का सेंस कि जस्ट उससे वो जो दबाव था, या वो लड़की थी, वो अचानक से गायब हो जाती है, बकौल रंजना। रंजना कहती है कि उस लड़की ने मेरा गला पकड़ा, वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। अब बिल्कुल घबराई हुई थी। स्वाति कहती कौन सी लड़की, तो रंजना ने फिर वो जो लाइब्रेरी वाली बात ऑलरेडी स्वाति को बताई थी, फिर वही बात दोहराई, और स्वाति को इस चीज का विश्वास करना पड़ा, क्योंकि पहले तो उसने सीसीटीवी कैमरे में तो देख ही लिया था, लेकिन रंजना के गले पे नाखूनों के निशान साफ नजर आ रहे थे, जो रंजना खुद तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि जब स्वाति उठी तो रंजना के हाथ जो थे वो लहरा रहे थे, जैसे कि वो किसी से छुड़ा तो सकती नहीं, क्योंकि वो चीज ही इनविजिबल थी बाकियों के लिए, लेकिन वो हाथ साइड पैर से लहरा रहे थे। तो रंजना तो वो खुद हो नहीं सकती। अब इस चीज को लेकर वो जल्दी से वार्डन के पास गई और उनको सारी कहानी बताई। वार्डन ने एक्टिंग की कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जब उसको निशान भी दिखाए गए, तो वार्डन को ऑन द स्पॉट रूम तो चेंज एटलीस्ट करना पड़ा। वार्डन ने अपने रूम में उनको कहा कि तुम मेरे रूम में आओ, ताकि ये बात बाकियों तक फैले ना।
और उसके बाद अगले दिन सुबह हुई, उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, पेरेंट्स उसके आए। तो पेरेंट्स ने वार्डन के साथ शिकायत वगैरह की और वार्डन ने वैसे कहा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अब घर जाने का टाइम था तो फिर ये घर चलेंगी। और बाद में ये डिसाइड किया गया कि अब ये इस हॉस्टल में रुकेंगी नहीं, वो पीजी ले लेंगी आसपास, लेकिन इस हॉस्टल में नहीं रुकेंगी। और इन द मेन टाइम जो उस हॉस्टल की और उस रूम नंबर 10D की कहानी थी, उसके बारे में भी पता कराया गया। और ये कॉलेज जो था इतने साल से बंद क्यों था, उसकी कहानी जो निकल कर सामने आई कि 7 साल पहले एक लड़की थी जिसका एमएमएस बना, वो भी हॉस्टल के वॉशरूम में। यानी कि गलती से नहीं, माफ कीजिएगा, यानी कि चोरी से किसी ने कैमरा लगाया और लड़कियों का जो है वो एमएमएस बनाया गया, और उस लड़की का एमएमएस जो है वो वायरल हो गया। इस चीज से वो लड़की जो है वो काफी ज्यादा डिप्रेस होगी। काफी दिन उसने अपने रूम को बंद रखा और रोते रहने की उस रूम से आवाजें आती रहती थी। फिर वो आवाजें आने बंद हो गई, और जब कुछ दिन रूम को खोला गया और वो लड़की जो है पंखे से लटकी हुई थी, और दीवार के पास लिखा था अब और नहीं सह जाता, या फिर अब और नहीं सह सकती। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने जो है वो केस किया उस कॉलेज पर, क्योंकि गलती तो कॉलेज की ही थी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में कोई कैमरा लगा दे और एक मासूम बच्ची, एक मासूम लड़की, निर्दोष लड़की की मौत तक हो जाए, उसको सुसाइड करना पड़ा है। पहले तो उसकी इज्जत उछली, फिर उसके बाद उसको सुसाइड करना पड़ा। 7 साल कॉलेज बंद रहा, और उसके बाद सेटलमेंट होने के बाद ये कॉलेज जब दोबारा खुला तब वो पहले जैसा नहीं था जब वो पहले चला करता था, क्योंकि अब इस कॉलेज के हॉस्टल में वो लड़की की आत्मा बस चुकी थी और वो प्रेत बन चुकी थी। अपने कमरे तक ही वो सीमित थी, लेकिन रंजना ने गलती से उस हॉस्टल के दरवाजे को खोल दिया था। अब वो लड़की बाहर आ चुकी थी। सो स्वाति ने भी फिर डिसाइड किया कि वो भी इस हॉस्टल में तो रुकेगी नहीं। रंजना के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी, और ये जानने के बाद तो ना भी होती तो फिर भी तो रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। काफी बुरा हुआ था उस लड़की के साथ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि कॉलेज वगैरह की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। आमतौर पे जो लोग पोर्न देखते हैं, ऐसे हिडन कैमरास के वीडियो देखते हैं, उनको एक चीज अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि बेचारियों को पता नहीं होता, छुप छुप के उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है और कैसे इन बेचारों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कभी आगे भी आप अगर इस तरीके की हरकत देखें तो मन में कम से कम एक चीज का ध्यान जरूर रखें, हो सकता है कि वो लड़की अब इस दुनिया में हो ना, और उसका प्रेत कहीं ना कहीं भटक रहा होगा और वो कहीं आपका इंतजार तो नहीं कर रहा।